हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। नो SU-57 फॉर इंडिया। इंडिया न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल पाक टेस्ट फतह 4 मिसाइल। नो SU-57 फॉर इंडिया क्या है? आई थॉट कि हम SU-57 इंडिया ले रहा है। अभी तक तो हर जगह यही न्यूज़ थी कि SU-57 ले रहे हैं। दिस विल बी वेरी अनयूजुअल कि अगर नहीं ले रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मोस मिसाइल में है अपग्रेड का अनलिमिटेड पोटेंशियल। इस वर्ष देखने को मिलेगी भारत की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल। एलसी तेजस के चीफ डिजाइनर के मुताबिक भारत को Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करने चाहिए। ओह अच्छा, वो कह रहे हैं कि ओके वाई पाकिस्तान ने टेस्ट करी अपनी फतेह हो सकता है बात कर रहे हो कि एमका को आगे कर दो। वील सी 4 क्रूज मिसाइल। आज नई दिल्ली में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में भारत में रशियन एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर की तरफ से बताया गया कि भारत के लिए रशिया के नए तरह के वेपन्स को सप्लाई करने के लिए जो बातचीत है वो लगातार जारी है। और इसी दौरान जब उनसे भारत के लिए S-400, S-500 और Su-57 फाइटर जेट्स तो इनकी संभावित सेल को लेकर प्रश्न पूछा गया, तो रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत इन सभी ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत के साथ सभी टाइप्स के डिफेंस कॉपरेशन के लिए हम बहुत ही एडवांस डायलॉग की स्टेज में हैं। और जो रशिया है वो मॉडर्न वॉरफेयर एक्सपीरियंस के आधार पर भारत को टेक्नोलॉजीज शेयर करना चाह रहा है। और उनका ये भी कहना था कि वे दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जो कि भारत को मॉडर्न वेपन्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, और वो भी जॉइंट प्रोडक्शन और कंपोनेंट्स की लाइसेंसिंग के साथ। इसी दौरान उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें उन्होंने कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टेक्निकल पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मोस के मॉडर्नाइजेशन के लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और ये भारत और रशिया के सबसे एडवांस और रिलायबल डिफेंस कॉपरेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल भी है। और साथ में ये भी जानकारी सामने आई है कि 800 किलोमीटर की रेंज वाली जो ब्रह्मोस है तो वो भी अपने इंडक्शन के बेहद करीब है। अब बाकी ब्रह्मोस किस बला का नाम है तो हमें नहीं लगता कि उसका कोई भी इंट्रोडक्शन देने की अब जरूरत है, और हमारे दुश्मन इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो बस ब्रह्मोस को लेकर अपनी वही बात को रिपीट करेंगे कि ये वो मिसाइल है जो कि गलती से भी लॉन्च होती है तो भी इसे पता होता है कि कहाँ जाना है। अभी हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन के साथ एक खास इंटरव्यू में भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और DRDO क्लस्टर MSS यानी कि मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के DG श्री यू राजा बाबू ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करी है। जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल के 2 से 3 नए वर्जन को विकसित करने की योजना है, और जबकि एक योजना में एडिशनल फीचर्स के साथ एक थोड़ी लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। बाकी उनका कहना था कि एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करी है, लेकिन ये कहा है कि देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि सारी बात यहाँ ब्रह्मोस की हो रही है कि ब्रह्मोस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे बेटर करेंगे। और जॉइंट वेंचर था विद रशिया, जॉइंट डेवलपमेंट था विद रशिया। ठीक है, SU-57 के बारे में भी बात हो रही है कि रशिया से बहुत डीप थॉट्स बातचीत हो रही हैं कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा और जॉइंट उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो जहाँ जहाँ जॉइंट आ रहा है, मिलजुल के आप मैन्युफैक्चर करेंगे, मिलजुल के रिसर्च होगी, मिलजुल के आगे जाएंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया कि आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी 5th जनरेशन की। उसके बदले क्या देते हैं आई डोंट नो। मगर रशिया को समझ आ रहा है कि जहाँ जहाँ उसने कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ, वहाँ चीज़ बेटर बनी है, इतनी बेटर की जितनी वो खुद भी नहीं बना सकते थे। पॉइंट ये है, उनको नज़र आया ब्रह्मोस में शायद कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है तो ब्रह्मोस जो बना है वो इतना पावरफुल है, इट इज़ मोर पावरफुल दैन जो वो अकेले में बना सकते थे। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी गुड थिंग। देखते हैं कि SU-57 कब आता है। कुछ तो सीधे आएंगे रशिया से और कुछ हम जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे विद इंडियन पार्ट्स। निश्चित रूप से इसमें कई सारे नए फीचर्स होंगे और लंबी दूरी की मारक क्षमता के साथ साथ ये कई एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। बाकी ये भी बताया गया कि फिलीपींस के बाद और भी कई देश हैं जो कि ब्रह्मोस को खरीदना चाह रहे हैं, और वहीं इसके अलावा भारत के आकाश मिसाइल और गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे अदर सिस्टम्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी ये भी बताया गया कि कैसे भारत अपने वेपन्स में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का भी काफी व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रहा है, और अब ऐसे AI सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमें अलग अलग चीजों के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रही बात हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, तो इस पर ऑलरेडी कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, और हमने पिछले साल ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च भी करी थी और जल्द ही आप उसके रिपीट लॉन्चेस भी देखेंगे। और उनके मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में 2 से 3 अलग अलग तरह की मिसाइल्स अंडर डेवलपमेंट है, और उसमें से एक नई मिसाइल इसी वर्ष लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हम स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं, जो कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए एक सेपरेट प्रोपल्शन सिस्टम है, और ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अपने साथ नई हाइपरसोनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे हैं जनरेशन की मिसाइल्स लाएंगे। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि हमने खास तौर पर उन टेक्नोलॉजीज वाले क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को अचीव किया है जो कि हमें नहीं दी जाती थी और हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहती थी।
और किसी ने भी हमें स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स नहीं दिए। हमने इस क्षेत्र में पूरी तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। बाकी जो भारत सरकार का DCPP यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर वाला मॉडल है, जिसके तहत भारत के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल किया जा रहा है, तो इसी मॉडल के तहत DRDO के मिसाइल क्लस्टर में 12 मिसाइल परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि DCPP मॉडल के अंदर ही चल रही हैं। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि कैसे DCPP मॉडल के तहत जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो DRDO की डिजाइन प्रोसेस के दौरान भी काम करती हैं, उनके लैब्स में काम करती हैं, उनके साथ और उनकी टीम को भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है कि प्राइवेट कंपनीज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। मिलती है। और ट्रायल्स के दौरान DRDO उन इंडस्ट्रीज के ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करती है, ताकि जब तक उस पर्टिकुलर सिस्टम के ट्रायल्स पूरे हों तब तक वो इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो जाए। भारत सरकार के IDEX इनिशिएटिव के तहत भारत के डिफेंस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, तो इन्होंने भारतीय नौसेना के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जिसके तहत वे मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज क्लॉक को विकसित करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नैनो टेक्नोलॉजी और मेटा मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक ग्राउंड पर मौजूद हमारे एसेट्स को दुश्मन की रडार से बचाएगा। और वहीं इसी के साथ साथ कंपनी को $5 मिलियन तक के जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी मिली है, जिसे भारत इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड के तहत फंडिंग मिलेगी और जिसके तहत GPS डिनाइड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट्स के लिए मजबूत ऑटोनॉमस ड्रोन्स विकसित किए जाएंगे। बहुत अच्छा दिखाया था कि किस तरह से छुपाते हैं चीज़ों को, ऊपर से नजर ना आए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी अकाउंट्स के द्वारा लद्दाख DGP की एक डीप फेक वीडियो शेयर की जा रही है और इस फर्जी वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा क्लेम करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बिना एविडेंस के भारतीय रक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर हुई है। तो पहले तो आपको स्पष्ट कर दी कि ये जो वीडियो है पूरी तरह से फेक है, इसको AI की मदद से एडिट किया गया है और DGP लद्दाख ने इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। बाकी जो भारत के एडवर्सरीज हैं वो इस तरह के फर्जी AI वीडियोस के माध्यम से पब्लिक को मिसलीड, कंफ्यूज और पैनिक क्रिएट करना चाहती है। तो इस तरह की कोई भी वीडियोस को शेयर करने से पहले ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से उन्हें वेरीफाई जरूर करें। अभी 2 दिन पहले रिपब्लिक वर्ल्ड ने डॉक्टर कोटा हरिनारायण के साथ एक खास पॉडकास्ट कंडक्ट किया था। तो पहले तो आपको ये बता दें कि डॉक्टर कोटा हरिनारायण एक एविएशन इंजीनियर हैं और वो भारत के स्वदेशी तेजस प्रोग्राम के चीफ डिजाइनर और प्रोग्राम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इसी पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने इस बात को डिस्कस किया है कि अपनी एविएशन नीड्स के लिए आखिर क्यों भारत को कोई भी फॉरेन कंट्री, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बदले हमें आत्मनिर्भरता वाली अप्रोच को ही फॉलो करना चाहिए। और अभी जो रशिया से Su-57 जैसे फाइटर जेट को लेने पर भी बातचीत चल रही है, तो इस पर उनका ये मानना है कि अब भारत को किसी भी अदर फाइटर एयरक्राफ्ट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमने इस तरह की गलतियां पहले करी हैं और अब हमें उन्हें नहीं दोहराना चाहिए। हमें अपने खुद का ही एयरक्राफ्ट विकसित करना होगा, हमारे पास कैपेबिलिटी है। वो तो ऑब्वियस है कि आपको खुद का ही बनाना है, मगर जो एमका है वो लेट आ रहा है, तब तक वेट नहीं कर सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम खुद का एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम हैं। करेक्ट। नहीं, विल टेक टाइम, राइट। 2035 में आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है। 10 साल तक तो बहुत कुछ हो रहा था, तब तक आप क्या करेंगे, जबकि चाइना के पास 300 आ चुके हैं 5th जनरेशन जो उनके खुद बनाए हैं। पाकिस्तान भी लेने वाला है, तो आपको तो अर्जेंसी है, यू नीड इट नाउ। और नाउ जो है आपके पास खुद नहीं है, तो यस एमका डेफिनेटली बनेगा, सारा फोर्स वहीं लगना चाहिए, मगर अभी तो खरीदने पड़ेंगे, देयर इज नो ऑप्शन। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक्सटर्नल सप्लायर्स पर किसी भी तरह की निर्भरता, हाँ, तो अभी सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए होगा, राइट। तो चाहे वो रशिया पर हो, US पर हो या फिर यूरोप पर हो, तो वो भारत को उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करने देगी, राइट। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम एमका वो ऑन ट्रैक है और हम ऑन ट्रैक है करके 2035 के लिए अपने देश को उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार ही एक कमाल का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म देंगे। कब देंगे? रशिया ने जो भारत के लिए Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे रखा है और वो भी टेक ट्रांसफर के साथ। तो इसके रिप्लाई में डॉक्टर कोटा हरिनारायण का पूछना था कि हमने MiG-21 मैन्युफैक्चर किए हैं, Su-30 MKI मैन्युफैक्चर किए हैं, जैगवार मैन्युफैक्चर किए हैं, तो क्या इनमें से हमें कुछ खास मिला है? कुछ नहीं मिला। कोटा हरिनारायण के मुताबिक कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन थे। करेक्ट। और लाइसेंस प्रोडक्शन कभी भी आपको ऑपरेशनली कैपेबल एयरफोर्स, तो उसका मतलब ये है कि नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर रहे, नहीं बनाता है, और इसलिए उन्होंने भारत को अपनी खुद की ही कैपेबिलिटी पर ध्यान देने के लिए कहा है। बाकी पूरा पॉडकास्ट आपको रिपब्लिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो कि 28 सितंबर को अपलोड हुआ है। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो था। मैं तो लास्ट पॉइंट में यही कहूँगा कि एमका ऑब्वियसली एमका में आपको मेहनत करनी है, एमका ही मेन है, अपने खुद के चाहिए, मगर अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2035 तक वो इंडक्ट होगा तब तक दैट इज़ टू लॉन्ग। 10 साल तक आप बिना 5th जनरेशन के थोड़ा बैठेंगे, तब तक तो 6th जनरेशन भी आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए होगा 5th जनरेशन। चाइना के पास 300 है, यू हैव टू गेट Su-57 जॉइंटली बनाइए, दैट इज़ स्टिल बेटर दैन की प्योर इम्पोर्ट। और उसके बाद नॉलेज ट्रांसफ़र का मतलब हो सकता है नहीं करते इन चीज़ों में, क्योंकि मैं यही सोचा था ज़िंदगी में कि नॉलेज ट्रांसफ़र कौन करता है, कोई भी नहीं। तो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर होता है। लाइसेंस मिलेगा, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बट इंटरनल टेक्नोलॉजी आपको कभी ज़िंदगी में पता नहीं चलेगी उन्होंने कैसे बनाया है। अगर आप खुद भी बनाना चाहेंगे उससे सोच के कि मेरे को आ गया मैं ये बना दूँ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है।
तो बात सही है, एमकॉम अगर एमका जो है लेट्स होप कि जल्दी आ सकता है। अगर ये बोलते हैं कि 3-4 साल में एमका आ जाएगा देन इट इज़ ओके। ज़्यादा बजट बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज़ करो बजट जिससे एमका जल्दी से आए। मेरे ख्याल से यही मेन इसका पूरा सोल्यूशन था। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।